हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजिरी पवार और आज हम आए हैं भीम आर्मी संगठन के ऑफिस में। आज हम मिलने वाले हैं प्राध्यापक रूपचंद फुलुके सर से, जो भीम आर्मी के पालघर जिला के उपाध्यक्ष हैं और वो प्राध्यापक भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने भीम आर्मी में कैसे प्रवेश किया और उनका भीम आर्मी के बारे में क्या ख्याल है। हमारे शो में आपका स्वागत है। आपको भीम आर्मी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से परिपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जहाँ तक सामाजिक स्तर पर हम देखें, उस समाज में सामाजिक समानता लाना ये उनका मुख्य उद्देश्य है। समानता लाने का प्रश्न ये है कि समाज में जो भी समाज पर अत्याचार होते हैं, समाज की अवहेलना होती है, समाज की उपेक्षा होती है, समाज को यानी बहुजन समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, इनको अन्य समाज के बराबर लाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समानता का ये विचार था। उस विचार से परिपूर्ण ये भीम आर्मी है और इस विचार से प्रभावित होकर मैं इस भीम आर्मी में प्रवेश किया। भीम आर्मी की स्थापना कब हुई थी? भीम आर्मी की स्थापना सम्मानीय चंद्रशेखर जी आजाद, इन्होंने यूपी में की, उत्तर प्रदेश में की। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की अवस्था को देखते हुए उनके मन में अनेक विचार आए कि समाज इसी प्रकार का पीड़ित रहा, अधिकचित रहा, अबाधित रहा और अत्याचारों से झगड़ता रहा तो इनका विकास कैसे होगा। उनके विकास की दृष्टि से कुछ कार्यक्रम लेके हमें आना है, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की। बहुत ही अच्छा विचार लेकर इस संगठन को स्थापित किया गया है। और सर, मैं आपको पूछना चाहूँगी कि भीम आर्मी ने आज तक कौन से अच्छे काम किए हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत देश में लगभग 21 राज्यों में इसकी शाखा है। केवल महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, मद्रास आदि सभी 21 राज्यों में इसकी शाखा है। और इन सभी राज्यों में जो बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, उनसे समाज से दूर रखा जाता है, समाज को शिक्षा से दूर रखा जाता है, समाज को धार्मिक दृष्टि से दूर रखा जाता है, जिसे हम अछूत अस्पृश्यता समझते हैं, वो आज भी समाज में देखी जा रही है। इससे चंद्रशेखर आजाद जी को बड़ा दुख होता है और इस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने ये सभी शाखाओं को सजीव करने का प्रयास किया। अभी भीम आर्मी के कितने सदस्य हैं? पश्चिम में इस भीम आर्मी की स्थापना लगभग 1 महीना पूर्व हुई है। इस अल्पावधि में अनेक शिक्षित, उच्च शिक्षित, प्राध्यापक, वकील आदि इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और लगभग हमारे पास अभी 100 से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। नाराजपुरा में जब से इनका ऑफिस आया है, सिर्फ 1 महीने में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सदस्य उनके साथ ज्वाइन होते हैं और अनेक लोग इसे की ओर आने के हम आशा करते हैं कि वो जल्दी हमसे जुड़ जाएगा। और इस संगठन को क्या दिक्कतें फेस करनी है कि मतलब जो अच्छे काम ये संगठन मिलकर कर रही है, ये अच्छे काम करते वक्त कोई भी अच्छा काम इजीली नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो इस संबंध में कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी लोकसभा में चुनाव लड़ चुकी है और इस भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर जी आजाद साहब स्वयं लोकसभा में इस निर्वाचन केंद्र से लोकसभा में चुनकर आए हैं। उनका चुनकर आने में जो दिक्कतें हुई, क्यों कि इस हमारे भारतवर्ष में जो प्रस्थापित पक्ष है, प्रस्थापित राजनीतिक पक्ष है, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जिनके पास धन है, मनुष्य बल है, पैसा है, ये सब होने के बावजूद भी एक करिश्मा करना पड़ेगा कि चंद्रशेखर जी आजाद स्वयं के भरोसे चुनकर आए हैं और वो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि तुम ही अच्छा कार्य करते रहो तो लोग तुम्हारे साथ स्वयं जुड़ेंगे। और हम इस प्रकार भारत में केवल संसद में ही नहीं, भारतीय देश राज्यों की जो विधानसभा है उसमें भी हमारे प्रतिनिधि आएंगे, ऐसी प्रतीक्षा, ये उनकी प्रेरणा है।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे जो रूपचंद फुलुके सर हैं वो प्राध्यापक भी रह चुके हैं, तो जान लेते हैं उनसे उनका प्राध्यापक रहने का तजुर्बा। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन जो नई दिल्ली की संस्था है, जिसके भारतवर्ष में लगभग आज 1800 केंद्रीय विद्यालय हैं। विदेशों में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं, नेपाल में है, रशिया में है, अफगानिस्तान में है, इंग्लैंड में है। ऐसे अनेक केंद्रीय विद्यालयों से बनी हुई केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था दिल्ली में काम करती है और उसके द्वारा स्थापित केंद्रीय विद्यालय में मैं 1972 में, उसके पहले मैं महाराष्ट्र के एक प्राइवेट विद्यालय में हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर था। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडवर्टाइज जाहिरात देखते हुए मुझे लगा कि हमें भी इधर की ओर जाना चाहिए। उस विद्यालय में मैंने सागर में ज्वाइन किया 1970 में, जो महारेजिमेंटल सेंटर का एक प्रमुख केंद्र है। ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ महारेजिमेंटल सेंटर के अनेक अधिकारियों से, सैनिकों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उस महारेजिमेंटल सेंटर ने जो भी कार्य किए हैं भारतीय रक्षा के संबंध में, भारतीय सुरक्षा के संबंध में, देश की सुरक्षा के संबंध में, इससे भी मैं प्राध्यापक रहते हुए मुझे अनेक दिक्कतें ये आई कि जिन विद्यालयों में मैंने काम किया उन विद्यालयों में अधिकतर सवर्ण टीचर थे, प्रिंसिपल भी ब्राह्मण ही अधिकतर थे, जिनके विचारों से मेरे विचार पड़ते नहीं थे, लेकिन मैंने भी कभी हार नहीं मानी। उन विद्यालयों में जयंती, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने का महान कार्य मैंने सागर से शुरू किया। जहाँ जहाँ भी मैं विद्यालय में गया, उस विद्यालय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हर साल मनाने का काम किया। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाई हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद का विद्यार्थी रह चुका हूँ। वहाँ से मैंने BA किया है, MA किया है और नागपुर यूनिवर्सिटी से BA किया। इन विचारों से प्रभावित होकर जब मैंने देखा कि बाबा साहब इतने बड़े आदमी है जो विदेशों में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में माने जाते हैं, तो उनकी जयंती भारत में हमारे केंद्रीय विद्यालय में क्यों न मनाएंगे। और विशेषकर खाना से बनाने हम चाह रहे थे हर सोसाइटी में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर सोसाइटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाए, उसका हम प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अपने सर से जानकारी ली कि वो उनको कितना आदर्श मानते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश की राज्य घटना लिखी है, संविधान लिखा है, सबको एक समान बनवाया, उन्होंने एक समान अधिकार दिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी उनका एक आदर क्या उनको मानते हैं, तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे बाबा है। आज हम भारतवर्ष का जब विचार करते हैं तो इस भारतवर्ष में लगभग 145 करोड़ जनता है। इस 145 करोड़ जनता में लगभग 60% जनता बहुजन वंचित है, जिन्हें बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। भारतवर्ष में ऐसा मुझे कोई नेता नहीं दिखता, कोई पुजारी नहीं दिखता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं दिखता कि जिसे सब लोग बाबा के नाम से पुकारते हो। मेरे पिताजी भी उनको बाबा कहते थे, मैं भी उनको बाबा कहता हूँ, मेरे लड़के भी उनको बाबा ही कहते हैं और मेरे लड़के के लड़के भी उनको बाबा कहते हैं। और ऐसा विचार, ऐसा व्यक्ति मुझे तो भारतवर्ष में कोई दिखाई नहीं। दूसरी बात, जितनी उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, लगभग 32 डिग्रियां उनके पास, लगभग 9 में वो PhD थे, विदेशों से PhD किए। शर्म की बात यह है कि भारत के किसी भी विद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में उन्होंने PhD नहीं पढ़ा। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसका मतलब यह है कि आज भी आप में अस्पृश्यता की बू आती है। ये बू अस्पृश्यता की नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने आमरण कार्य किया, अपना बलिदान किया, अपने 4 पुत्र बलिदान किए, कभी अपने घर की तरफ ना पुत्रों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उनके मन ही मन में एक ही लक्ष्य था, मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। मेरा समाज का मतलब जो आज हमारे और टीका टिप्पणी करने वाले कहते हैं कि केवल बौद्ध समाज, नहीं, केवल बौद्ध समाज उनका लक्ष्य नहीं था। भारत में जो भी वंचित है, जो भी पीड़ित है, जो भी इस सभी शिक्षा से वंचित है, धार्मिक दृष्टि से वंचित है, सामाजिक दृष्टि से वंचित है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ये सब उनका समाज वो समझते थे।
इतने बड़े विचार भाव साहब अम्बेडकर थे और ऐसे व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पुरुष नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष के रूप में आज विश्व ने मान्यता है। और इसीलिए उनको कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटी के गेट पर लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब भारतीय उनको इसी प्रकार अपने हृदय में जाए। एक बार जोरदार तालियां हमारे यहाँ जय भीम। सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो सपना है बौद्ध में भारत का, तो भीम आर्मी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है इस सपने को पूरा करने के लिए? भारत को बौद्ध में करूंगा, ये बाबा साहब का सपना था। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। उन्होंने सबसे पहले ही भारतीय संविधान लिखते समय भारत को बौद्धमय किया है। कैसे? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है, ये बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है। यानी जिस तिरंगे को भारत मानता है, सारा विश्व मान्यता देता है, इसका मतलब है भारत बौद्ध। नंबर 2, भारतीय संविधान में और बातें कही गई है कि हमारे देश की जो राजमुद्रा है 4 सिंहों वाली, ये राष्ट्रपति के भी ऑफिस में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री के भी ऑफिस में लगे हुए हैं 4 सिंह, जिनके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। ये 4 मुद्रों वाली सत्यमेव जयते वाली प्रतिकृति ये दर्शाती है कि भारत बौद्ध में है। नंबर 3, भारत के संविधान में उन्होंने ये लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत में समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये बौद्ध धर्म के प्रमुख तत्व है, जो उन्होंने अपने संविधान की उद्देशिका में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने 1950 में ही भारत को बौद्ध में किया। अब रहा सवाल ये कि बौद्ध धर्म को घर घर पहुंचाने का कार्य उन्होंने हम और आप सब पर सौंपा, और हम और आप सबका ये कर्तव्य है कि इस बौद्ध धर्म को घर घर कैसे पहुंचे। कोशिश करूंगा, आशा करता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति भारतीय बौद्ध धर्म को जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर निर्धारित है, उसे घर घर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे विचार आपके, और आपने बहुत अच्छे से समझाया हम सभी को कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में हम सभी ने किताबों में पढ़ा है, सुना है, हम सभी को मालूम है कि उनका कार्य कितना बड़ा है। लेकिन ये जो संगठनाएं हैं वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो काम है वो लोगों तक बहुत ही नज़दीकी से पहुंचा रही है। और आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसा हार्डवर्क किया, कितनी मेहनत की हम सभी भारतवासियों को एक साथ लाने के लिए। हम सभी समान हैं, हमारा भारत देश एक समान है और हम सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था और संविधान के माध्यम से उन्होंने हम सभी को सब कुछ दिखाया। और बहुत अच्छा आपने हमारे साथ कम्युनिकेशन किया। और मैं यही चाहूँगी कि आपकी जो संगठना है वो संगठना ऐसे ही आगे बढ़े और नए नए उपक्रमों के साथ लोगों के सामने आए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सपना है वो हम सभी मिलकर पूरा करें। जय भीम। जय भीम। जय भीम।